नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों में क्या फैसले हुए और उनका क्या असर देश की अर्थव्यवस्था पर होगा और आम लोगों का उन फैसलों से क्या फ़ायदा होगा। इस बार कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मोदी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए एक बार फिर सस्ती दरों पर खाद यानी उर्वरक उपलब्ध कराने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सब्सिडी देकर इसे बरकरार रखने का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है। यूरिया की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल के बीच रबी सत्र के लिए उर्वरकों पर जो सब्सिडी मिलती है उसे जारी रखने का फैसला किया है। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। एनबीएस पॉलिसी के अंतर्गत जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स हमारे फॉस्फेटिक और पोटैशिक फर्टिलाइज़र्स के लिए है, वो रबी के सीज़न के लिए ये 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक रहेंगे। आगामी रबी सीज़न जो हमारा 2023-24 का है उसके लिए नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 20.82 रुपये प्रति किलो और पोटाश के लिए 2.38 रुपये प्रति किलो और सल्फर के लिए 1.99 रुपये प्रति किलो 1.89 रुपीज़ प्रति किलो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इसके लिए एनबीएस पर कुल 22,303 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2021 से ही केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी की दरों को इस प्रकार से बढ़ाकर निर्धारित की जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उसका प्रभाव हमारे किसानों पर ना पड़े। और इस बार भी किसानों को खाद रियायती दाम पर मिलती रहेगी। आगामी रबी सीज़न जो हमारा आ रहा है 2023-24 का, ये जो 1 अक्टूबर से मैंने कहा, इसमें डीएपी पर 45 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इन दरों से किसानों को डीएपी जो है वो 1350 रुपये प्रति बैग 1350 रुपये प्रति बैग ये पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार एनपीके 1,470 रुपये प्रति बैग और एसएसपी 500 रुपये प्रति बैग के पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये जो एसएसपी हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट जो कि देश में उत्पादित होता है, इस पर भी फ्रेट सब्सिडी जो है वो जारी रखी जाएगी। जाहिर सी बात है, फर्टिलाइजर का मुद्दा, उर्वरक का मुद्दा किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ज़मीन की उर्वरक क्षमता बढ़े, अच्छी हो ज़मीन की उर्वरकता, उस दृष्टि से भी सरकार बहुत राहत देने की कोशिश करती है किसानों को, बात चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की हो या फर्टिलाइज़र की हो। क्यों ये फैसला मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण है और इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा, उत्पादन को क्या फ़ायदा होगा, इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र की जॉइंट सेक्रेटरी अपर्णा एस शर्मा जी। अपर्णा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे शुरुआत इसी से करूंगा क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो फैसला है जाहिर तौर पर किसानों को एक बहुत बड़ी राहत देने वाला है। ये फैसला आर्थिक दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? आपके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो रबी सीजन के लिए 23-24 के लिए फास्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों का पोषक तत्व आधारित जो सब्सिडी दी है, ये किसानों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इस सब्सिडी की जो प्रस्तावित दरें हैं इससे किसानों को जो है अफोर्डेबल खाद मिलेगी, पीएनके खाद पर्याप्त मात्रा में मिलेगी और उन्हें सब्सिडी की पर्याप्त मात्रा है इस फैसले में, जिससे कि हमारा उत्पादन, कृषि उत्पादन भी बना रहे। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो फैसला है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में कहा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हैं
उसमें लगातार फर्टिलाइज़र की कीमतें प्रभावित होती हैं, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन भारत सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि देश में फर्टिलाइज़र की कीमतें नियंत्रण में रहें और किसानों को सस्ती दर पर उर्वरक फर्टिलाइज़र मिलता रहे। इसके पीछे आप क्या वजह देखती हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं उसके चलते कैसे कीमतें बढ़ती हैं, क्यों बढ़ती हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ष 2021 यानी कि कोविड पीरियड से हमारी जो इंटरनेशनल प्राइजेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा है। और उसके बाद जो और जो सिचुएशन आई, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आई, वॉर सिचुएशन आई, उसके कारण हाँ, क्योंकि हम आयात पे निर्भर हैं इस उर्वरक में, तो इसीलिए बहुत उतार चढ़ाव के रहते ये देखा गया कि अगर हम उसका जो अगर हम राज सहायता प्रॉपर नहीं देंगे तो उससे किसानों को काफी उसका भार उठाना पड़ेगा। इसी को देखते हुए सब्सिडी की दरें पिछले 2-3 सालों में इस तरह से निर्धारित की गई हैं जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरक की जो दर का जो उतार चढ़ाव है ये किसानों पर ना पड़े और उन्हें रियायती दाम पर की उर्वरक मिलती रहे। जी, अपर्णा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फर्टिलाइज़र को लेकर भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं कि किसानों को सुविधाजनक तरीके से उर्वरक फर्टिलाइज़र के जो अलग अलग ब्रांड हैं, जो अलग अलग उसके पहलू हैं, उन सब से उसको समस्याओं का सामना ना करना पड़े और फर्टिलाइज़र के मुद्दे पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसको लेकर भी कई प्रकार की राहत योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं। उन योजनाओं के बारे में कुछ आप जानकारी दे सकें? जी, सरकार ने काफी इसमें पहल की है और अभी हाल ही के 1-2 वर्षों में इसमें काफी काम हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि नैनो यूरिया और अभी हाल ही में नैनो डीएपी इसका एक अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर के रूप में उभरे हैं और इनका काफी अच्छा हमें किसानों से रिस्पांस मिला है और इसकी जो बिक्री है करीब जो नॉर्मल यूरिया बैग के विज़ भी अच्छी हुई है। और उसी के साथ हमने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी खोले हैं जिससे कि हम प्रॉपर अवेयरनेस जनरेशन कर सकें और सभी किसानों को इसके बारे में बता सकें। ऐसे आउटलेट की संख्या भी करीब 1,75,000 हुई है हमारे देश में। बिल्कुल। और किस तरह से जो हमारी उर्वरक योजनाएं हैं, सरकार की फर्टिलाइजर योजनाएं हैं, वो किस तरह से किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं? उन योजनाओं के बारे में आप हमें जानकारी दे सकें ताकि जो हमारे दर्शक हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनको फायदा हो सके कि किस प्रकार वो सरकारी केंद्रों से सस्ती दरों पर फर्टिलाइजर ले सकते हैं, खाद खरीद सकते हैं। जी, इसके बारे में बताना चाहूंगी कि हाल ही में 2 प्रोग्राम और शुरू किए हैं। एक तो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जी। जिसमें कि एक सिंगल ब्रांड यानी कि भारत ब्रांड के नाम से हम उर्वरक बेच रहे हैं। और तो हम इसमें जो अलग अलग डीएपी, यूरिया, एमओपी जो डिफरेंट उर्वरक हैं भारत ब्रांड से मिल रहे हैं। तो इसमें किसानों को ये दुविधा नहीं रहेगी कि हम किस ब्रांड का लें और वो उसमें दाम, एमआरपी, सब्सिडी सब साफ लिखा होगा और उसमें कितनी मात्रा किस न्यूट्रिएंट की है ये भी साफ लिखा है जिससे कि किसानों को प्रॉपर अवेयरनेस रहे इसके बारे में। दूसरा ये भी बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री प्रोग्राम है, एक नया शुरू हुआ है, प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन एंड एमलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, यानी कि पीएम प्रणाम योजना, जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज भी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ना हो। और ये अगले 3 साल के लिए शुरुआत है जिसमें कि हम प्रॉपर एजुकेशन भी देंगे, अवेयरनेस भी जनरेट करेंगे किसानों को कि जिससे कि केमिकल फर्टिलाइजर की जो यूज है कम से कम, मतलब जितना सैचुरेशन के लिए जरूरत है उतना ही हो, उससे बियॉन्ड ना। जी, अपर्णा जी, जैसा आपने कहा और सरकार की भी मंशा रही है कि ऐसी फर्टिलाइज़र का उत्पादन किया जाए जो फसल के लिए, ज़मीन के लिए और स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो। इसके लिए प्राकृतिक खेती की और भी सरकार ने कई तरह की प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। सरकार कैसे इस दिशा में काम कर रही है? इसमें ये आपको बताना चाहूंगी कि मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस नाम से एक हमारी स्कीम शुरुआत
की शुरुआत हुई है, अभी हाल ही में मंजूरी हुई है, जिसमें कि 1500 रुपए पर मैट्रिक टन के हिसाब से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट करने के लिए हम सहायता देंगे। और जिसमें कि ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो ऑर्गेनिक हैं, गोबर धन है, प्रॉम है, सबको जिससे जिससे कि हमारी जो मृदा है, जो सॉइल है, उसकी जो है कार्बन क्षमता अच्छी बनी रहे। जिससे अगर वो अच्छी बनी रहेगी, कार्बन कंटेंट रहेगा, तो वो जो केमिकल फर्टिलाइजर का भी उचित उपयोग कर सकेगी मृदा। इसीलिए इसको नई स्कीमों को लाया गया है। जी अपर्णा जी, अगर बात करूं मैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश एवं सल्फर जैसे जो पोषक तत्व हैं उन पर आधारित जो सब्सिडी है उसे जारी रखने का फैसला किया है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे जो पोषक तत्व होते हैं, ये जमीन की उर्वरकता क्षमता बढ़ाने की किस प्रकार से सहायता करते हैं, किस प्रकार मदद करते हैं? जी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, कि जिनको बहुत ही हमारे जो पौधा है, जो प्लांट है या एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद सल्फर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, जिसके बिना प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। तो इसके कारण इन पे सरकार जो है वो पूरी राज्य सहायता हर सीजन में देती है, कई बार एक साल के लिए भी। अभी हाल ही में प्राइस वॉलेटिलिटी के रहते हम हर 6 महीने में इसको रिविजिट करते हैं और नई नई दर निकालते हैं। इसी के साथ बोरॉन और जिंक भी दो ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी एग्रीकल्चर में बहुत जरूरत है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सस्टेन करते हैं। उस पे भी हम 300 रुपये और 500 रुपये प्रति मैट्रिक टन के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। अपर्णा जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर है उसने कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं किसानों को राहत देने के लिए, उनका उत्पादन क्षमता बढ़े, उस दृष्टि से भी कई अच्छी पहल की हैं। खास तौर से ऐसी योजनाओं की जानकारी जो किसानों के लिए लाभदायक हो, आप उस किसी खास योजना का उल्लेख करना चाहें या उसकी कोई जानकारी देना चाहें जो मिनिस्ट्री की तरफ से खास तौर पर चलाई जा रही हो? जी, इसमें यूरिया रिवाइवल प्रोजेक्ट्स की बहुत अहम भूमिका है। और यूरिया रिवाइवल प्रोजेक्ट जो कि पुराने प्लांट्स हो गए थे, जिनकी क्षमता अब उतनी नहीं रही थी, पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे, अब उनको सरकार ने पूरी तरह रिवाइव किया है। अब हाल ही में गोरखपुर और रामागुंडम प्लांट का इनॉग्रेशन भी हुआ है, और सिंदरी बरौनी में भी हमारे यूरिया प्लांट हैं जो कि तैयार हैं, और वहां पे ऑलरेडी प्रोडक्शन हमारा टेस्ट बेसिस पे शुरू हो गया है। तो ये बहुत अच्छी पहल है, और यूरिया के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भरता की ओर पूरी तरह ले जाएंगे। और इससे उम्मीद है कि हम लोग यूरिया में हमें इंपोर्ट कम से कम हम कर सकेंगे, करेंगे, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल। अपर्णा जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जाहिर तौर पर है, यूरिया के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बनेगा तो देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा और देश के किसानों को भी उससे लाभ होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश एवं सल्फर जैसे विभिन्न पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी देने का फैसला किया है। ये सब्सिडी 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 के मौजूदा रबी फसल सत्र पर लागू होगी और इसका फायदा किसानों को होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उत्तराखंड के जमरानी बांध को लेकर क्या फैसला हुआ है, इसके बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। जामरानी डैम जो हमारा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, ये उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ जोड़कर इसको देखा जाए तो ये सिंचाई योजनाओं को इससे बढ़ोतरी मिलेगी। और सीसीए ने आज इसको PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित करने का निर्णय किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। और सुनिश्चित ये भी करेंगे कि सिंचाई योजना के माध्यम से हमारी लगभग 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी। और इससे इस योजना से लगभग 14 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी, तैयार की जाएगी।
और उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर व उसके नज़दीक के क्षेत्र के लगभग 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी भी इससे मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आगामी 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। जाहिर तौर पर इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। ये बांध मौजूदा गोला बैराज को अपनी 40.5 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली और 244 किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से पानी देगा। 2 नई फीडर नहरों के निर्माण के अलावा 207 किलोमीटर मौजूदा नहरों का नवीनीकरण किया जाना है और परियोजना के तहत 278 किलोमीटर पक्के फीडर चैनल भी क्रियान्वित किए जाने हैं। इसके अलावा इस परियोजना में 14 मेगावाट के पन बिजली उत्पादन के साथ साथ हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल के प्रावधान की भी कल्पना की गई है। जाहिर तौर पर इस योजना से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमरानी बांध के रूप में मंजूरी दी है, उसके चलते एक तरफ जहां बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, दूसरी ओर नहरों के माध्यम से किसानों को भी फायदा होगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसलों में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं और इन फैसलों के तहत क्या कुछ असर होगा, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तब भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है। जाहिर तौर पर सेमीकंडक्टर जो है वो भारत सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। ये मुद्दा भी देश की अर्थव्यवस्था से, देश के विकास से जुड़ा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति साझेदारी के बारे में हुए सहयोग समझौते यानी MOC को मंजूरी दे दी है। ये समझौता जुलाई में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच हुआ था। इसका उद्देश्य उद्योगों और डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर के महत्व की पहचान करना और इसकी आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। कैबिनेट की बैठक के बाद जारी एक वक्तव्य में इसकी जानकारी दी गई। अमेरिका के बाद जापान क्वाड का दूसरा देश है जिसने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए भारत के साथ इस तरह का समझौता किया है। ये MOC दोनों पक्षों के हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और 5 साल की अवधि तक लागू रहेगा। दोनों देशों के बीच यानी भारत और जापान के बीच लचीली सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को आगे बढ़ाने और पूरक लाभ उठाने के अवसरों पर G2G और B2B दोनों तरह के द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाए जाएंगे। MOC से IT के क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा। भारत सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। देश में मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर निर्माण और सेमीकंडक्टर असेंबली प्रशिक्षण, मार्केटिंग एवं पैकेजिंग और आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबल एंड टेस्ट सुविधाओं के लिए फैब्स की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना है। इसके अलावा देश में सेमीकंडक्टर और निर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए भारत की रणनीतियों को संचालित करने के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है। अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों के साथ साथ डिजिटल IT टेक्नोलॉजी पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। नई पहल के तहत भारत जापान डिजिटल साझेदारी की शुरुआत करने को तैयार हो गए और भारत जापान टेक्नोलॉजी साझेदारी पर आधारित जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर यह समझौता इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत और व्यापक बनाएगा। जाहिर तौर पर सेमीकंडक्टर के मामले में भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। दुनिया में चीन अभी तक सेमीकंडक्टर के मामले में एक प्रमुख देश है। कई और देश भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, लेकिन भारत अब जापान और दूसरे देशों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में खुद आत्मनिर्भर की दिशा में
तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति का ये समझौता अर्थव्यवस्था के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा। तो आज कैबिनेट दिस वीक में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।